हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी वाला पर आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जीव विज्ञान की मुख्य शाखाओं के बारे में जानेंगे। जीव विज्ञान क्या है, इसकी मुख्य शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। तो बायोलॉजी की मुख्य तौर पर 3 शाखाएं मानी जाती हैं। यहाँ पर हम मुख्य शाखाओं की बात कर रहे हैं। तो मुख्य शाखाएं 3 होती हैं। पहला जंतु विज्ञान या जिसको प्राणी शास्त्र भी कहा जाता है, इसी को अंग्रेजी में जूलॉजी कहा जाता है। दूसरा है वनस्पति विज्ञान, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है और इसी को बॉटनी कहा जाता है। तीसरा होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसके अंतर्गत उन सभी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है जिनको हम नग्न आँखों से या बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देख सकते। इसको माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जंतु विज्ञान या प्राणी शास्त्र या जूलॉजी क्या है। तो प्राणी विज्ञान, इसको जंतु शास्त्र भी कहा जाता है। प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान, जूलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जंतुओं और उनके जीवन, शरीर, विकास, प्रजनन, पोषण और वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन से संबंधित होता है। अर्थात जंतु विज्ञान के अंतर्गत उन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जो उनके पोषण, उनके रहने के स्थान, उनके प्रजनन के प्रकार, उनके भोजन के प्रकार, उनके पोषण के प्रकार आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करता है। और इन सब को जंतुओं के वर्गीकरण के माध्यम से समझा जाता है। हम संक्षिप्त में कहें तो जो वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन होता है वो जंतुओं के बारे में संपूर्ण जानकारी हमको प्रदान करता है। ये देखें, इसके अंतर्गत पृथ्वी पर उपस्थित समस्त छोटे बड़े जीवों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जंतु विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त छोटे बड़े जीवों का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी समस्त जंतुओं के हैबिट और हैबिटेट की जानकारियाँ प्रदान करता है। हैबिट और हैबिटेट से मतलब ये होता है आवास और स्वभाव, जो हमने पहले भी देखा था। आवास और स्वभाव से मतलब ये होता है कि उनके रहने के स्थान, जैसे कुछ प्राणी पानी में रहते हैं। अब पानी में भी अलग अलग प्रकार के प्राणी, कुछ फ्रेश वाटर वाले होते हैं, मीठे पानी में रहने वाले होते हैं। तो कुछ प्राणी जो मैराइन वाटर अर्थात समुद्री पानी में रहने वाले होते हैं। स्थल पर रहने वाले जीवों में भी कुछ जीव स्थल पर रहते हैं, तो कुछ घोंसलों में रहते हैं, कुछ ज़मीन के ऊपर रहते हैं। अब उनमें भी क्या होता है कि कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, कुछ सीधे शिशुओं को जन्म देते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो प्राणी होते हैं उन सब का अध्ययन हैबिट और हैबिटेट के अंतर्गत जूलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं फादर ऑफ जूलॉजी कौन होता है। तो फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु अर्थात एरिस्टोटल ही हैं, जिसको हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। क्योंकि जो जीव विज्ञान होता है उसके अंतर्गत 3 शाखाओं का अध्ययन किया जाता है। और अगर हम केवल जीवों का अध्ययन करें अर्थात जंतुओं का अध्ययन करें तो उसको जूलॉजी कहते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। जूलॉजी के अंतर्गत हम देखें तो समस्त प्रकार के जो प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, वो सम्मिलित होते हैं। चाहे वो बहुत बड़े जीव हों या बहुत छोटे जीव हों, सभी प्रकार के जीवों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसमें वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं। उसके अतिरिक्त समस्त प्रकार के जो जीव जिनको हम आँखों से देख सकते हैं, जो बिना आँखों से देखना संभव नहीं होते हैं, अर्थात जो बिल्कुल छोटे सूक्ष्म प्राणी होते हैं जिनको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाते हैं। वे सारे ही प्रकार के प्राणी जंतु विज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इसके बाद हम देखें जीव विज्ञान की दूसरी शाखा, महत्वपूर्ण शाखा वनस्पति विज्ञान। अब वनस्पति विज्ञान को हम बॉटनी भी कहते हैं। अब वनस्पति विज्ञान है तो वनस्पति से आशय वे समस्त वनस्पतियाँ जो हरे रंग की प्रदर्शित होती हैं, हरे रंग की दिखती हैं, जो स्वयं प्रकाश संश्लेषण का गुण रखती हैं और अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। अर्थात
जो स्वपोषी होते हैं, वे समस्त प्रकार के जो पौधे होते हैं वे वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जो पौधों के जीवन रूपों और उनके कार्यों से संबंधित है। यह पौधों के विभिन्न पहलुओं जैसे उनकी वृद्धि, ग्रोथ, चयापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म, संरचना अर्थात स्ट्रक्चर, पारिस्थितिक भूमिका आदि की पड़ताल करता है। मतलब ये है कि वनस्पति विज्ञान पौधों के जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उनमें वृद्धि, उनमें जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं, उनकी जो संरचना होती है आदि के बारे में हमको जानकारी प्रदान करने का जो कार्य है वो वनस्पति विज्ञान करता है। इसे आमतौर पर पादप विज्ञान या पादप जीव विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। मतलब ये है कि वनस्पति विज्ञान को पादप विज्ञान भी कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान जीवन विज्ञान का वह क्षेत्र है जो पौधों के जीवन रूपों और उनकी व्याख्या करता है। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत समस्त प्रकार के जो पौधे होते हैं या पौधों के जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे उनकी आकृति अर्थात मॉर्फोलॉजी, शरीर विज्ञान जिसको एनाटॉमी कहा जाता है, कोशिका जीव विज्ञान जिसे सेल बायोलॉजी कहा जाता है, पौधों की कोशिकाओं से संबंधित जो शाखा होती हैं उसको सेल बायोलॉजी कहा जाता है। आणविक जीव विज्ञान अर्थात मॉलिक्यूलर जो बायोलॉजी होता है, जैव रसायन अर्थात जो बायोकेमिस्ट्री होता है, शरीर विज्ञान जिसको फिजियोलॉजी कहा जाता है। अब फिजियोलॉजी के अंतर्गत पौधों के विकास से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब फिजियोलॉजी होता है वो पौधों की जो विभिन्न घटनाएं होती हैं उनके बारे में हमको जानकारी प्रदान करने का कार्य करता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि फादर ऑफ बॉटनी कौन होता है, जो बॉटनी का पितामह वो कौन होता है। तो बॉटनी के जो पितामह होते हैं वो होता है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस ने सबसे पहले वनस्पति विज्ञान को एक अलग शाखा के रूप में परिभाषित किया और उसको लक्षणों के आधार पर परिभाषित किया। इसलिए थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वे सभी हरे पौधे आते हैं जो हरे रंग के प्रदर्शित होते हैं, हरे रंग के नज़र आते हैं, जिनमें फूल आते हैं, जिनमें फलियां आती हैं, जिनमें बीज बनते हैं और बीजों के द्वारा अपनी जो वंशागति है उसको आगे बढ़ाते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। वे समस्त प्रकार के हरे पौधे, चाहे वो ज़मीन के नीचे अर्थात कंद के रूप में हो या ज़मीन के ऊपर अर्थात फूल और फलों के रूप में हो, वे सभी उन सभी का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाते हैं। अर्थात संक्षेप में समझे तो जितने भी हरे पौधे हैं उन सभी का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाते हैं, चाहे वो फूल वाले हों, कंद हो, मूल हो या अन्य प्रकार के कोई भी पौधे हो, उन सभी का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जीव विज्ञान के हम तीसरे प्रकार के बारे में देखें, जो मुख्य प्रकार है वो है सूक्ष्म जीव विज्ञान अर्थात माइक्रोबायोलॉजी। अब सूक्ष्म जीव या माइक्रो से ही स्पष्ट होता है कि इसके अंतर्गत उन जीवों का अध्ययन किया जाता है जो सूक्ष्म होते हैं, जिनको नग्न आँखों से देखना संभव नहीं होता है, जो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजी उन सभी जीवित जीवों का अध्ययन है जो नग्न आँखों से दिखाई देने के लिए बहुत छोटे हैं। इनमें जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, कवक, प्रियॉन, प्रोटोजोआ और शैवाल शामिल हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से रोगाणु के रूप में जाना जाता है। अर्थात ये जीवों में रोग पैदा करने का कार्य करते हैं। आगे हम देखते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है। तो माइक्रोबायोलॉजी का जो जनक है वो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। उन्होंने 1670 में अपने माइक्रोस्कोप के निर्माण के दौरान सबसे पहले सूक्ष्म जीवों को माइक्रोस्कोप में देखा था। इसलिए सर्वप्रथम जो सूक्ष्म जीव हैं उनके अवलोकन का श्रेय एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को दिया जाता है। अर्थात जो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं उन्होंने ही सबसे पहले सूक्ष्म जीवों को देखा था। इसलिए एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। मतलब हमको ये ध्यान रखना है कि एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही सबसे पहले माइक्रोब मतलब ये सूक्ष्म जीवों को देखा था। यहाँ पर एक बात और हमको ये ध्यान रखना है कि जो 1670 में
एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था, कुछ किताबों में ये 1674 भी बताया गया है। तो अगर प्रश्न में 1674 आता है या 1670 आता है तो दोनों को सही माना जाएगा। दूसरा हमको ये ध्यान रखना है कि जो माइक्रोस्कोप है इसका निर्माण भी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो जो सूक्ष्मदर्शी है उसका आविष्कार एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। इसके बाद जो सूक्ष्मजीवों के उपयोग हैं वो देख लेते हैं। तो सूक्ष्मजीव समस्त जीवों के लिए, चाहे वो पेड़ पौधे हों या जीव जंतु, सभी के लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। लाभदायक होते हैं जिनसे मानव जाति को या जो पेड़ पौधे होते हैं उनको लाभ प्राप्त होता है, और हानिकारक भी होते हैं, मतलब जीवों में ये बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। और अलग अलग प्रकार की जो जीवाणु होते हैं, या यूँ कहें कि अलग अलग प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे अलग अलग प्रकार की बीमारियां पैदा करने का कार्य करते हैं। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग औद्योगिक उत्पाद जैसे लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड तथा अल्कोहल उत्पन्न करने में किया जाता है। नॉर्मल सा उदाहरण सबको पता है, दूध से दही का निर्माण सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। पनीर का निर्माण इनके खमीर के द्वारा, जलेबी का निर्माण, या और भी बहुत सारे जो उत्पाद होते हैं उन सभी में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो हमको ये बात स्पष्ट तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं जो जीवाणु कोशिका होती हैं वो किस टाइप की हमको दिखती हैं। तो जो जीवाणु कोशिका होती हैं वो एक प्रकार के खोल में बंद होती हैं जिसको कैप्सूल कहा जाता है। इसकी बॉडी के चारों तरफ छोटे छोटे रोमनुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें फ्लैजिला कहा जाता है, और एक शीर्ष की तरफ दो बड़े चाबुक जैसी संरचनाएं होती हैं जो बड़े फ्लैजिला के रूप में हमको परिलक्षित होते हैं। इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोटाइड या डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, आदि संरचनाएं एक जीवाणु कोशिका में पाई जाती हैं। इसके बाद में हम जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके आकार के बारे में देखते हैं। तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे गोलाकार होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव मोती की माला के समान होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव गोल होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, तो कुछ सूक्ष्म जीव धागे नुमा संरचनाओं के रूप में हमको परिलक्षित होते हैं। अर्थात जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ये अलग अलग आकार के अलग अलग प्रकार के होते हैं, और ये अपना प्रभाव जो जीव हैं, चाहे वो जंतु हो या पादप हो, उनके ऊपर दिखाते हैं। और ये कुछ में हानिकारक लक्षण प्रदर्शित करते हैं तो कुछ में लाभदायक लक्षण प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो कुछ अमीबा के रूप में, पैरामीशियम के रूप में, वायरस के रूप में, कवक के रूप में, शैवाल के रूप में, फंगस के रूप में हमको दिखाई देते हैं। और कुछ जो सूक्ष्मजीव होते हैं हमें दलहनी पौधे जैसे सोयाबीन, चना, मूंग, उड़द, मटर, बरसीम, इनकी जड़ों में छोटी छोटी जो गुलाबी रंग की गांठों के रूप में हमको दिखाई देते हैं। ये सभी सूक्ष्मजीव होते हैं और ये सूक्ष्मजीव पौधों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करने का काम करते हैं, क्योंकि वातावरण में जो नाइट्रोजन पाई जाती हैं वो स्वतंत्र नाइट्रोजन होती है और उस नाइट्रोजन का उपयोग पौधे नहीं कर पाते हैं। तो उस स्वतंत्र नाइट्रोजन को पहले स्थायी करने का कार्य सूक्ष्मजीव करते हैं और स्थिरीकृत करने के बाद में वो नाइट्रोजन पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। बदले में पौधे इनको भोजन प्रदान करने का काम करते हैं और एक प्रकार से ये सहजीवी संबंध का एक अच्छा उदाहरण है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो जीव विज्ञान की मुख्य 3 शाखाएं हमने देखी, जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी और सूक्ष्म जीव विज्ञान अर्थात माइक्रोबायोलॉजी। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी उप शाखाएँ होती हैं जो
जीव विज्ञान के एक शाखा के रूप में कार्य करती हैं और एक विशाल जो संसार है उसको समझने में हमको सहायता करती हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इन चीज़ों का लाभ मिले।